Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus online lectures grade 5 science lecture number 1 lesson number 1 unit number 9 motion. Students, bring your science books, open it and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. Task: motion, relative motion, frame of reference, forces affect objects, force and motion, force and mass, force of gravity, gravity and mass, mass and weight. Dear students, first we will discuss about motion. That what is motion? Motion is a change in the position of an object. जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, we can say that the object is in motion या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. सो मोशन इज़ अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर आप एक जगह पर खड़े हैं और आप वहाँ से मूव करते हुए दूसरी जगह तक जाते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप अगर मूव करते हैं, सो वी कैन से दैट you are in motion because you have changed your position. Object can move in a straight line along a curved path and forth as they vibrate or around and around as they rotate. Objects different type की motion रिप्रेजेंट करते हैं. कुछ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन शो कर सकते हैं, जैसे कोई कार सीधी चल रही है तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है. अगर कर्व्ड पाथ है, जैसे रोड पर जाते हुए अगर टर्न आ जाए, तो जैसे ही अगर हम कार की बात करें वो टर्न लेती है तो एक कर्व्ड पाथ के लॉन्ग मूव कर रही होती है. एंड सिमिलरली अगर हम देखें, हमारा जो फ़ैन है वो अराउंड एंड अराउंड रोटेट कर रहा होता है, सो उसकी मोशन अराउंड एंड अराउंड होगी. इसी तरह हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे वेरियस ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन एग्जिबिट करते हैं. सो नाउ यू कैन सी ऑन द पिक्चर 101 पेज. पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ट्रैक दिखाया गया है. सम टाइम द कार मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ ऑन अ ट्रैक. किसी एक ट्रैक पर कार बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव कर सकती है. सो दिस इज़ नॉन एज अ स्ट्रेट लाइन मोशन. सो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स अराउंड यू मूव इन डिफरेंट वेज एंड ऑब्जेक्ट्स कैन मूव इन अ स्ट्रेट एंड अलॉन्ग अ कर्व्ड पाथ ऑल्सो. सो दिस इज़ नॉन एज अ मोशन. यानी चीज़ों की अपनी पोजीशन को बदलने की जो एबिलिटी है उसे हम मोशन कहते हैं. नाउ विल डिस्कस अबाउट रिलेटिव मोशन. अब रिलेटिव मोशन क्या है? जैसे आपको रिलेटिव वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि हम किसी एक चीज़ को रेफरेंस बनाकर किसी दूसरी चीज़ की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं. यानी एक चीज़ के एतबार से किसी दूसरी चीज़ को एक्सप्लेन करना रिलेटिव मोशन होता है. The change in one object's position compared with an other object position is called relative motion. यानी एक ऑब्जेक्ट की किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के एतबार से जो मूवमेंट है, जो पोजीशन चेंज है, उसको हम रिलेटिव मोशन कहते हैं. लेट्स सपोज अगर आप पिक्चर देखें 102 पे, अब यहाँ पर आपको 3 साइकिलिस्ट नज़र आ रहे हैं. तो अगर हमने इनकी मोशन बताना हो या इनकी पोजीशन चेंज बताना हो तो हम एक दूसरे के एतबार से बता सकते हैं. जैसे अगर हम ब्लू शर्ट वाले साइकिलिस्ट को देखें तो वो ग्रीन एंड रेड वाले से आगे है, तो अब उसकी मोशन हम इस एतबार से बता सकते हैं. यानी हमने एक की मोशन को दूसरे के साथ कंपेयर करते हुए बताया है, तो इसको हम रिलेटिव मोशन कहेंगे. As you ride your bicycle or walk down a street, you pass trees, buildings and other things that do not move. आप buildings के सामने से गुजरते हैं, trees के सामने से, और बहुत सारी दूसरी objects जो कि move नहीं कर सकते उनके पास से गुजरते हैं, या आपकी बाइसिकल के साथ साथ बहुत सारी दूसरी vehicles travel कर रही होती हैं. तो ये तमाम तर चीज़ों के लिहाज से जब हम motion को describe करते हैं तो वो relative motion होती है. When you pass a fixed object, you know you are moving. जब आप किसी फिक्स ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, जैसे आप दरख्त के पास से गुजरे और पहले दरख्त आपसे आगे था, देन आप वहाँ से गुजर गए आगे, तो दरख्त आपके पीछे रह गया है. तो अब यहाँ पर क्या है, वो ऑब्जेक्ट जो कि नॉन मूविंग है, जो कि स्टिल वहाँ पर खड़ा है, उसके एतबार से आप मूव कर रहे हैं. एंड व्हेन यू स्टैंड स्टिल यू कैन टेल दैट अ कार यू सी मूव्स इफ़ इट चेंज पोजीशन. इसी तरह अगर हमने दरख्त के लिहाज से डिस्कस किया कि एक दरख्त था, आप उसके पास से गुजर गए हैं और आप स्टिल मोशन में हैं, तो आप
मूविंग स्टेट में है। लेकिन अगर आप स्टिल खड़े हैं और आपके पास से कोई बाइसिकल, कार या कोई भी दूसरी व्हीकल गुजरती है तो आपने उसको मूव होते हुए देखा है क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। सो यू कैन से दैट दिस कार इज़ इन पोजीशन। तो इस तरह से हम रिलेटिव मोशन डिस्क्राइब करते हैं। अब वो कार मोशन में थी और उसने अपनी पोजीशन भी चेंज की, तो इस लिहाज से हम रिलेटिव मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। एक ऑब्जेक्ट के लिहाज से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जो मोशन हम डिस्क्राइब करेंगे वो रिलेटिव होगी। द चेंज इन वन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन कंपेयर्ड विद अनदर ऑब्जेक्ट पोजीशन इज कॉल्ड एज relative motion. So we can see many different things that are fixed, and we can describe an other object's position with respect to these fixed things. In the picture to the left, the three bikers are पासिंग मैनी ट्रीज। अब तीनों बाइकर्स जो हैं, जैसे मैंने इसकी पहले भी एग्जांपल आपको बताई, अब यहाँ पर हम इसको एक और सेंस में देखेंगे कि तीनों साइकिलिस्ट जो हैं या बाइकर्स जो हैं वो तीनों मूव कर रहे हैं और ट्रीज़ को पीछे छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि स्टिल खड़े हैं ट्रीज़। दे आल्सो हैव डिफरेंट मोशन कंपेयर टू ईच अदर। अब ट्री के एतबार से भी उनकी मोशन चेंज है, वो मूव कर रहे हैं और ट्रीज स्टिल खड़े हैं, और उनकी अगर आपस में एक दूसरे की देखें मोशन तो वो भी कंपेरेबल है। सो ईच have a comparable motion because they probably do not always have the same speed, क्योंकि उन तीनों की स्पीड सेम नहीं है। अब आप देख सकते हैं तीनों डिफरेंट पोजीशंस पर मौजूद हैं। अगर उनकी स्पीड सेम होती तो वो सेम पोजीशन पे होते, लेकिन यहाँ पर तीनों की जो पोजीशन है और तीनों की जो स्पीड है मोशन की वो चेंज है। सो वी कैन से दैट दिस इज़ नोन एज रिलेटिव मोशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है? एक पहले हम रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या है? वो प्लेस है या वो ऑब्जेक्ट है जो कि डिटरमाइन करता है कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट की हालत में है। यानी कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी जगह जो कि ये डिसाइड करे, जिसको हम जिसके एतबार से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि दूसरा ऑब्जेक्ट आइदर इन मोशन और इन रेस्ट स्टेट। सो ये अब हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब हमने रेफरेंस पॉइंट देख लिया है। अब यही रेफरेंस पॉइंट जो कि यूज़ किया जाता है पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए, इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अ रेफरेंस पॉइंट इज़ अ प्लेस और ऑब्जेक्ट यूज टू डिटरमाइन इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और नॉट। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू राइड इन अ कार। अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हैं उसी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू राइड इन अ कार, जब आप एक कार में जा रहे होते हैं, यू कैन टेल योर कार इज़ मूविंग बाय ऑब्जर्विंग अ साइन। आप कह सकते हैं कि आपकी कार जो है वो मूव कर रही है। एंड अ ट्री और अ बिल्डिंग। अब साइन जिसको आपने यूज़ किया है ये बताने के लिए कि कार मूव कर रही है आपकी, वो ट्रीज़ और बिल्डिंग्स थे जिनको आप पीछे छोड़ते गए और आप आगे मूव करते थे। यानी बिल्डिंग्स और ट्रीज़ यहाँ पर हमारे लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस हैं। इनको हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहेंगे और उन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस को यूज़ करते हुए हम ये बता सकते हैं कि कार मूव कर रही है। लेट्स सपोज आप जा रहे हैं और आपने एक ट्री देखा है, आप मूव कर रहे हैं, ट्री स्टिल खड़ा है वहाँ पे। आप जैसे जैसे मूव करते जाते हैं आप ट्री से ऑनवर्ड मूव कर जाते हैं, तो वो ट्री आपके लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस था। यानी उस ट्री ने डिटरमाइन किया कि आप मूव कर रहे हैं, आपकी पोजीशन चेंज हुई है या नहीं हुई। क्योंकि पहले जब आप पीछे थे तो ट्री आपके फ्रंट पे था, देन आप आगे चले गए तो ट्री आपके बैक पे था। अब इससे ये जाहिर होता है कि ट्री ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, बल्कि आपने अपनी पोजीशन लेट्स सपोज पॉइंट ए टू बी चेंज की है। सो आपकी जो मोशन है वो किसने डिटरमाइन की? एक साइन पॉइंट ने, एक रेफरेंस पॉइंट ने, जो कि क्या था? ट्री था। So many objects can be reference points. Objects that do not seem to move define your frame of reference. हर वो ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर रहा, जो कि स्टिल मौजूद है, वो आपको पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो सकता है। योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ लाइक योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। अब पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मुराद है? लेट्स सपोज आपने अपनी मोशन को एक ट्री के साथ कंपेरेबल करके देखा, आपने ट्री को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया। कोई दूसरा शख्स जो वहाँ से गुजर रहा है उसने वहाँ मौजूद बिल्डिंग को अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है कि आप किस चीज़ को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा कोई स्टिल चीज़ होगी तो ही वो डिस्क्राइब कर सकती है दैट द अदर ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और इन रेस्ट। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग हो तो वो बिल्कुल भी ये डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, उसे हम बिल्कुल भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा मोशन के लिए।
सो हाउ डू यू नो इफ़ अ पर्सन ऑन अ वाटर स्लाइड मूव्स। अब यहाँ आपके पास वाटर स्लाइड दिखाई गई है, आपको ये कैसे पता चलता है वो मूव कर रहा है? क्योंकि स्लाइड फिक्स है। जैसे ही पर्सन टॉप टू बॉटम मूव करता है तो आप उसका पोजीशन चेंज देखते हैं कि पहले वो ऊपर था, टॉप पोजीशन पे था, और फिर वो बॉटम पोजीशन पे आ गया। सो यू कैन सी दैट द person is moving and the person is in motion. So you compare the person's changing position with the fixed position of the slide. आपको fixed position of slide से पता चलता है कि ये अब position change कर रहा है. You use the relative motion of the object to describe what is moving and what is not moving. अब हमने इससे पहले relative motion को डिस्कस किया, तो आप उसके एतबार से भी ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा. अब हमने यहाँ पर relative position किस तरह से यूज़ की? स्लाइड स्टिल है, मूव नहीं कर रहा, उसके रिलेटिव हमने पर्सन की मोशन को बताया. अब एक चीज़ जो कि स्टिल है उसकी एतबार से हमने दूसरी चीज़ की मूवमेंट की एबिलिटी को दिखाया. हमने ये बताया कि द पर्सन इज़ मूविंग फ्रॉम अ स्लाइड. तो अब यहाँ पर हमने रिलेटिव मोशन का फिनोमेना यूज़ किया. Object that do not seem to move define your frame of reference, and your frame of reference is like your point of view. How an object seem to depend on your frame of reference. कोई ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करेगा ये आपके पॉइंट ऑफ रेफरेंस या आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है. सो वन वे टू हेल्प यू डिस्क्राइब योर मोशन इज़ टू डिफाइन पॉइंट ऑफ रेफरेंस. अगर आपने मोशन को डिस्क्राइब करना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना सेट करें और आप उसके ज़रिए से डिस्क्राइब करें. सो मैनी ऑब्जेक्ट्स कैन बी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट फोर्स अफेक्ट ऑब्जेक्ट. फोर्स किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को इफेक्ट करती है. हमने प्रीवियस ग्रेड्स में भी पढ़ा दैट फोर्स इज़ अ पुश एंड पुल मूवमेंट. चीज़ों को जब पुश किया जाता है या पुल किया जाता है तो उनकी पोजीशन में चेंज आ जाता है. तो वो पुश और पुल जो हमने अप्लाई किया था, जिसने चीज़ों को मूव करने पर मजबूर किया, जिसने चीज़ों को मूव करवाया, वो पुश और पुल क्या है? फोर्स है. So a force is any push or pull. A force can make an object that is standing still start to move in a direction of force. अब एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को जो कि बिल्कुल स्टिल खड़ा है, जो बिल्कुल स्टिल मौजूद है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, वो उन ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा सकती है इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. अब किस डायरेक्शन में मूव करवाएगी? डायरेक्शन ऑफ फोर्स में. सो सम फोर्सेस एक्ट ओनली विद कॉन्टैक्ट. कुछ फोर्सेस सिर्फ कॉन्टैक्ट से एक्ट करती हैं, यानी जब तक दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच नहीं करेंगे पुश एंड पुल अप्लाई नहीं होगा. अ कॉन्टैक्ट फोर्स मस्ट टच एन ऑब्जेक्ट टू अफेक्ट इट. कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? ऐसी फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट को टच करे ताकि वो उसे मूव करवा सके, इसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे. Okay students, now you can see at page number 103, forces make objects move or stop. A force is any push or pull. So a force can make an object that is standing still start to move in direction of the force. A contact force must touch an object to affect it. यहाँ तक हमने इसको देखा. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. A marble on a level surface will not move until you hit it with your finger or another object. एक मार्बल आपके पास पड़ा है बैलेंस्ड एक लेवल सरफेस के ऊपर. जब तक आप उसको हिट नहीं करते हैं, जब तक आप उसको पुश नहीं करते हैं, तब तक वो वहाँ से मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो स्टिल मौजूद है और इसको किसी कॉन्टैक्ट फोर्स की ज़रूरत है जो कि इसको मूव करवा सके. सो they are pulling in opposite directions but with the same amount of force. अब आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें डायग्राम देखें आप पेज नंबर 103 पर, तो अब यहाँ पर ये डिस्क्राइब किया गया है दैट बोथ द ऑब्जेक्ट्स पुलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट विद अ सिमिलर फोर्स. तो जब सेम फोर्स लग रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाया जा रहा है, तो अब इसके बारे में सोचें, क्या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स की अमाउंट सेम है, क्या वो मूव कर सकती है? क्या वो चीज़ किसी भी एक साइड तक मूव कर सकती है? एज लॉन्ग एज दे पुल विद फोर्स दैट आर द सेम साइज द फोर्स विल बी बैलेंस्ड. तो जब तक यहाँ पर आपके पास पिक्चर 103 पेज पे जो मैंने कहा, दो डॉग्स हैं जो कि एक जो स्ट्रिंग है उसको खींच रहे हैं, तो जब तक ये दोनों एक स्ट्रिंग को बैलेंस्ड फोर्स के साथ, बिल्कुल इक्वल फोर्स के साथ खींचते रहेंगे, तब तक दोनों फोर्सेस बैलेंस होती रहेंगी. बेशक वो अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन वो बैलेंस हो जाएंगी और कोई भी एंड द टॉय विल नॉट मूव और द रोप विल नॉट मूव एंड द रोड
वट एवर दे आर कैरिंग इन देयर माउथ वो मूव नहीं करेगा। एंड द फोर्स विल बी बैलेंस्ड, फोर्स क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। जब भी फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं लेकिन उनका जो स्ट्रेंथ होती है या उनका साइज़ जो है वो सेम होता है, तब तक मूवमेंट शो नहीं होती, क्योंकि फोर्स बैलेंस आउट हो जाती है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकती है। सो पुशिंग और पुलिंग कैन चेंज बोथ द पोजीशन एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द साइज ऑफ चेंज डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ पुश और पुल। आप किस तरह कितना पुश और पुल कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि साइज चेंज होता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, द हार्डर यू पुश अ स्विंग द हायर एंड फास्टर इट विल मूव। अगर आप किसी स्विंग को बहुत ज़ोर से पुश करते हैं तो वो उतनी ही ज़्यादा फास्ट स्पीड से मूव करेगी और उतनी ही ज़्यादा ऊंचा झूला झूलेगी। सो ऑल द फोर्सेज हैव साइज एंड डायरेक्शन, एंड इफ ऑपोजिट फोर्सेज हैविंग द सेम साइज are applied, they will be balanced out and they will cancel the effect of each other. So these are known as balanced forces. The next one is force and motion. अब हम डिस्कस करेंगे force and motion क्या है। Force causes a change in motion in an object. The amount of force acting on an object affect how that object changes speed, direction or both. अब जो force है वो motion create करती है, यानी push and pull movement create करेगी। अब amount of force जो कि act करती है किसी भी object पे, वो इफ़ेक्ट कर सकती है कि वो ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड कितनी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन उसकी क्या हो सकती है, या दोनों में क्या फ़र्क आ सकता है। A moving object changes its motion only when a force acts on it. एक moving object अपनी position तब change करता है when its motion only when a force acts on it. जब तक कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगी वो अपनी मोशन को चेंज नहीं कर सकता। लेट्स सपोज आप एक मूविंग कार को देख रहे हैं, जब तक मूविंग कार के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती है, जब तक हम उसके इंजन को स्टॉप नहीं करते हैं, वो स्टॉप नहीं होगी। सो व्हेन एवर यू वांट टू स्टॉप अ मोशन यू हैव टू अप्लाई फोर्स। If balanced forces are applied to moving object, it will keep moving at the same speed and in the same direction. अगर balanced forces apply की जाए moving objects पे तो वो same direction में move करते रहेंगे, same speed में move करते रहेंगे, क्योंकि हमने अभी previous topic में भी देखा कि balanced forces एक दूसरे के effect को cancel कर देती हैं। तो जब opposite direction में force लग रही है, force का size same है, आप जितना मर्जी जो है वो force लगा लें, जितनी मर्जी आप effort कर लें, आप उस moving object को stop नहीं कर सकते, क्योंकि opposite forces एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। Okay students, now look at page number 104. A moving object can change its motion only when a force acts on it. If a balanced force are applied to a moving object, it will keep moving at the same speed. So आप उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप एग्जाम्पल लें, an example is when you continue to pedal your bike with the same force. अगर आप सेम फोर्स के साथ आप अपनी बाइक को पैडल करते हैं, द बाइक विल कंटिन्यू टू मूव एट द सेम स्पीड बिकॉज द सेम फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो अब वो बिल्कुल सेम स्पीड के साथ मूव करेगी क्योंकि उस पर सेम स्पीड और सेम फोर्स एक्ट कर रही है। लेकिन अगर मूविंग ऑब्जेक्ट विल नॉट स्लो डाउन स्पीड अप और टर्न until the force acting on it become unbalanced. अब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो तब तक मूव करता रहेगा, वो तब तक स्टॉप नहीं होगा या उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी जब तक उस पर एक्ट करने वाली फोर्सेस अनबैलेंस ना हो जाएं। अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं? जब दो ऑपोजिट फोर्सेस डिफरेंट साइजेस के साथ किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्टर्ब करें या उसको इफ़ेक्ट करें तो हम कहते हैं कि ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन भी चेंज होती है और दोनों का साइज़ भी चेंज होता है, तो इसलिए इनको हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। सो बैलेंस्ड फोर्सेस दैट एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसल ईच अदर आउट, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू अप्लाई द सेम फोर्स टू द ब्रेक एंड पैडल एट द सेम टाइम, अगर आप पैडल पे भी और ब्रेक पे भी सेम टाइम पे सेम फोर्स लगाएंगे, बाइक की मोशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपने ब्रेक एंड पैडलिंग बिल्कुल एक सेम टाइम पे की है और सेम साइज पे की है और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है साइकिल, तो उसकी मोशन डिस्टर्ब नहीं होगी जब तक दोनों फोर्सेस में से कोई एक आध अनबैलेंस ना हो जाए। फोर्स एंड मैस। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स एंड मैस है, यानी मैस के लिए फोर्स की क्या वैल्यू है, या मैस अगर हायर हो या मैस अगर लो हो तो फोर्स में क्या चेंज आएगा।
हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव आल्सो डिपेंड ऑन हाउ मच मास इट हैज़। ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करेंगे, किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि उनका मास कितना है। मोर फोर्स इज नीडेड टू चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद मोर फोर्स। ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा सकते हैं। यानी अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसके लिए फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगी, हम लेस फोर्स के साथ उसको मूव नहीं करवा सकते। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब हम ये देखेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है। यानी पहले में हमने फोर्स एंड मास का रिलेशन देखा, अब हम फोर्स एंड ग्रेविटी का देखेंगे। और पहले जो हमने फोर्स एंड मास का रिलेशन देखा उसमें हमने ये बताया कि हायर द मास मोर विल बी द फोर्स एंड लोअर द मास लेस विल बी द फोर्स। अब अगर यही शॉपिंग कार्ट जो आपको पेज नंबर 105 पे दिखाया गया है, अगर ये एम्प्टी हो तो इसको बहुत इजीली मूव करवाया जा सकता है, लेकिन अगर ये फिल्ड है तो इसको मूव करवाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। द फोर्स दैट पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटी। हर ऑब्जेक्ट के पास एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। अब हर ऑब्जेक्ट की अपनी ग्रेविटी है जो कि ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुगेदर आर नोन एज ग्रेविटी। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द masses ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाउ मच डिस्टेंस इज बिटवीन दैम। अब जो स्ट्रेंथ है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जो मैस है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कितना है एंड हाउ मच डिस्टेंस इज बिटवीन दैम। मैस कितना है और दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस क्या है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट डिपेंड्स ऑन द मैस एंड आल्सो द डिस्टेंस shows that the force of gravity increase as the object increase in mass। यानी अगर ऑब्जेक्ट का mass ज़्यादा होगा, अब हम डिपेंडेंसी देख रहे हैं कि mass पे और डिस्टेंस पे किस तरह से डिपेंड करेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी बेसिकली नॉन अट्रैक्टिव फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि इन कॉन्टैक्ट आकर सिर्फ एक्ट नहीं करती बल्कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। हर ऑब्जेक्ट की अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जो कि उस ऑब्जेक्ट्स को आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करवाती है। तो अगर मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी एंड इट आल्सो इंक्रीज एज ऑब्जेक्ट्स गेट क्लोजर। और मास ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस कम होता जाता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि हैवियर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मोर विल बी द ग्रेविटी एंड लेस द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स देन अगेन मोर विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। Now we'll discuss gravity and mass. Gravity is the force that makes an object such as a ball fall to the ground. अब gravity क्या है? ग्रेविटी को हम कशिश शकल भी कहते हैं। यानी ज़मीन के अंदर एक कशिश मौजूद है, एक कशिश शकल मौजूद है जो कि चीज़ों को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। अब यहाँ ज़मीन पर हर ऑब्जेक्ट, हमने कहा हर ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, इसी तरह अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर हर ऑब्जेक्ट को अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो अट्रैक्ट ना कर रही हो तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इस स्टेबल पोजीशन में मौजूद नहीं रहेगा। वी विल फ्लोट इन एयर। अगर हम एज आ ऑब्जेक्ट अगर अपने आप को लें और फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना हो अर्थ की तो हम यहाँ पर स्टिल स्टैंड नहीं कर सकते। अगर स्पेस की हम बात करते हैं तो स्पेस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपनी बैलेंस्ड पोजीशन में नहीं रह सकते। सो ग्रेविटी इज़ द फोर्स दैट मेक एन ऑब्जेक्ट सच एज अ बॉल फॉल टू द ग्राउंड। अब बॉल हमेशा ग्राउंड की तरफ क्यों आती है? जब भी हम उसे ऊपर फेंकते हैं वो वहाँ पर स्टिल क्यों नहीं रहती? क्योंकि अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही होती है और उसको अपनी तरफ मूव करवा रही होती है। हम ज़मीन पर बहुत बैलेंस तरीके से चलते हैं। अगर ज़मीन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो ना हो तो हम ज़मीन पर चल भी नहीं सकते हैं बैलेंस तरीके से। वी कैन नॉट वॉक, वी कैन नॉट सिट, और हमारी इर्द गिर्द के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस तरह बैलेंस्ड पोजीशन में नहीं होंगे बल्कि वो हवा में मौलिक नज़र आएंगे। ऐसे लगेगा जैसे कोई ऑब्जेक्ट कहीं जा रहा है, रैंडम मोशन इनकी क्रिएट हो जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी है अर्थ की जो कि हमें यहाँ पर अपनी बैलेंस्ड पोजीशन में रिटेन किए हुए है। So when you drop a ball, it falls to the ground because Earth's largest mass pulls on it। क्योंकि अर्थ का जो लार्जेस्ट मैस है, हमने भी कहा कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ग्रेविटी की फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। तो अब अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये लार्जर ऑब्जेक्ट है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो बॉल जो है वो क्या इफेक्टेड होगी एंड वो ग्राउंड की तरफ को मूव करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास मैस एंड वेट। अब मैस एंड वेट क्या है हमारे पास? मैस किसी भी सब्सटेंस का जो एक्चुअल मैटर है
उसकी अमाउंट होती है मैस, और वेट उसके ऊपर अपेरेंट जो उसका हमें मैस नज़र आ रहा था या अपेरेंट उस चीज़ का वज़न जो नज़र आ रहा होता है वो वेट होता है। यानी मैस और वेट में एक डिफरेंस है। मैस एक्चुअल अमाउंट ऑफ द मैटर ऑफ दैट सब्सटेंस होती है या ऑब्जेक्ट होती है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और वेट उसका अपेरेंट साइज या उसका जो अपेरेंट वज़न है उसको वेट डिस्क्राइब करता है। मैस एंड weight are not the same thing. mass measure how much matter is in an object. मैटर mass ये बताता है कि किसी मैटर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कितना मैटर है, एंड वेट measure how strong the force of gravity is on the object. और जो वेट है वो हमें अभी जैसे हमने अपेरेंट का वर्ड यूज़ किया, तो वेट हमें सिर्फ ये बताता है कि उस पर कितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। यानी वेट अब हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है, लेट्स सपोज एक टेबल है, अर्थ उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींच रही है, तो उसका वेट जो है वो अपेरेंट होगा। यानी वो वेट जो है सिर्फ वो अमाउंट ऑफ फोर्स होगी या वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी जो उस पर अप्लाई कर रही है, जो एज अ वेट हमारे पास जाहिर होती है। लेकिन मैस ये बताएगा कि ये जो टेबल है एक्चुअल में इसमें अमाउंट ऑफ मैटर कितनी है। मैस स्टेज द सेम फ्रॉम वन प्लेस टू द नेक्स्ट बट वेट कैन चेंज। अब मैस, आप एक टेबल है, लेट सपोज आपके पास एक टेबल है, उसका वज़न है 10 kg। तो अब आप इस टेबल को जहाँ मर्जी रख दें, आप इस टेबल को एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे से तीसरे, या आप इसको एक सिटी से दूसरे सिटी में भी ले जाएंगे, तो इसका जो कंटेंट ऑफ मैटर है या इसका जो मैस है वो 10 kg ही रहेगा। लेकिन वेट जो है वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे। तो जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर वेट ज़्यादा होगा सेम ऑब्जेक्ट का, उसी सेम टेबल का, और जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होगी उसका जो वेट है वो कम होगा। इसको हम एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं, मून पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती है। तो जब मून पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती है तो मून पर जो ऑब्जेक्ट्स का वेट है वो डिफरेंट होगा बनिस्बत ज़मीन के, लेकिन जो मैस है वो अर्थ पर भी वही होगा और मून पर भी वही होगा। मैस स्टेज द सेम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बट वेट कैन चेंज। फॉर एग्जाम्पल एन ऑब्जेक्ट्स वेट इज़ ग्रेटर ऑन द अर्थ देन इट इज़ ऑन द मून। अब यहाँ पर वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर ज़्यादा होगा और मून पर कम होगा, क्योंकि मून पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती है और ज़मीन पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होती है। तो इट इज़ ऑब्वियस कि जहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगी वेट वहीं पर ज़्यादा होगा, लेकिन जो मैस है वो दोनों का सेम रहेगा। बट द ऑब्जेक्ट्स मैस इज़ द सेम ऑन अर्थ एंड ऑन द मून बिकॉज द अमाउंट ऑफ मैटर डज नॉट चेंज। क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर चेंज नहीं हुई इसलिए मैस चाहे वो अर्थ पर है चाहे मून पर है वो सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ चेंज होगी, वेट चेंज होगा। Okay dear students, now you have some homework. Open up your diary, write date, subject, then write down your diary. Learn all the important definitions with examples. Okay dear students, this is end of the lesson. Allah Hafiz.